ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे लास्ट क्लास में बात हुई थी, स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म के बारे में बात हुई थी। ठीक है, आपको ये बताया था कि सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स कैसे होगा, ये भी बात हो गई थी आपसे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए फर्दर। इसकी एनर्जी सेटअप के बारे में सुन लें कि ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी प्रोड्यूस करता है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से क्या होता है, मसल्स को एनर्जी मिलती है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। ठीक है, तो एटीपी से एनर्जी मिल रही है, और जब एटीपी कम हो जाते हैं तो क्रिएटिन फॉस्फेट क्या करता है, क्रिएटिन फॉस्फेट जो है वो एडीपी को अपना फॉस्फेट दे देता है और वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और ये बना लेता है उसके बाद फिर क्रिएटिनिन। मजीद सुन लें, देखें जो मसल्स का ग्लाइकोजन है, जैसे जैसे नीड है, ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अब ग्लूकोज डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन मौजूद है तो वो एरोबिक रिस्पिरेशन करे। अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो वो एनएरोबिक रिस्पिरेशन जो है, ठीक है, वो एनएरोबिक रिस्पिरेशन जो है वो करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन मौजूद है तो एरोबिक रिस्पिरेशन, और ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो एनएरोबिक रिस्पिरेशन करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास एनर्जी का सेटअप है, ये आपको पता होना चाहिए। क्रिएटिनिन का नाम आपके लिए नया नहीं है। ठीक है, क्रिएटिनिन जो है वो उसका जो लेवल है ब्लड के अंदर वो एक मार्कर है। मार्कर से मुराद ये है कि वो बताएगा कि किडनी फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और आपका नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल 1 है। जिन लोगों का हाई हो जाता है 3, 4 या से ज्यादा हो रहा है तो उनको फिर डायलिसिस की तरफ मूव करना पड़ता है। ठीक है, फिर उनको जो है वो डायलिसिस की तरफ जो है वो मूव करना होता है। तो डायलिसिस इसलिए नहीं की जा रही है कि जिस्म से क्रिएटिनिन निकाला जाए। क्रिएटिनिन सिर्फ हार्मफुल नहीं होता, हार्मफुल जो चीज है वो यूरिया हार्मफुल है, पोटाशियम जो बड़ा हुआ होता है वो हार्मफुल होता है। ठीक है, चलें, ये आपसे मैंने एनर्जी सेटअप के बारे में बात कर ली है। इसके बाद आइए फर्दर, आपको तीनों मसल्स के दरमियान कंपैरिजन बताने जा रहा हूँ, कार्डियक, स्केलेटल और विस्रल मसल्स के। Skeletal muscles, cardiac muscles and visceral muscles.
विस्ट्रल मसल्स की आपके स्पिंडल शेप के सेल्स हैं, ठीक है, स्पिंडल शेप के सेल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। स्केलेटल मसल सेल्स जो है दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर एक्चुअली स्ट्राइएटेड मसल्स। कार्डियक मसल्स के बारे में बात करें, दे आर आल्सो स्ट्राइएटेड मसल्स। और विस्ट्रस मसल्स के बारे में बात करें, दे आर एक्चुअली अनस्ट्राइएटेड मसल्स, ठीक है, यानी क्रॉस स्ट्राइएशन जो है वो मौजूद होती है। क्रॉस striations are present। अच्छा, सेल्स जो हैं इसके elongated हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। आपको ऊपर तस्वीर नजर आ रही है, ठीक है, आपको ऊपर तस्वीर नजर आ रही है। सेल्स जो है वो elongated हैं, सेल्स आर elongated and unbranched। यहाँ पे बात की जाए, सेल्स elongated हैं और ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, ये देखें आपको ब्रांच नजर आ रही है। अच्छा, ये इसके अंदर समझ लें आपको एक डिवीजन मिलेंगी, जो लेग से लाइनें डाल रहा हूं, ये आपको सेल जो है ये डिवाइडेड मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास मौजूद है सेल्स और स्पिंडल शेप्ड। यहाँ सेल्स जो है वो स्पिंडल शेप्ड। न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट एट पेरिफेरी। न्यूक्लियाई जो है वो कोने में मौजूद है। न्यूक्लियाई एट सेंटर, और यहाँ पे भी आपके पास न्यूक्लियाई एट सेंटर, यहाँ भी न्यूक्लियाई जो है वो, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में मौजूद है, ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में मौजूद है। अच्छा, इंटरकैलेटेड डिस्क पे मौजूद नहीं होती। इंटरकैलेटेड डिस्क आर एब्सेंट। Intercalated discs are present. Intercalated discs are absent। ये जो ब्लैक से आपको लाइनें नजर आ रही हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। इन पार्टीशंस को नाम देते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है, ये जो पार्टीशंस हैं इसको नाम देते हैं हम इंटरकैलेटेड डिस्क। अच्छा, स्केलेटल मसल्स के बारे में बात करूं, आप अपनी मर्जी से इसको मूव करवा सकते हैं, वॉलंटरी इन एक्शन। और यहाँ पे आपके पास ये इनवॉलंटरी होते हैं और ये भी आपके पास इनवॉलंटरी होते हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो इनवॉलंटरी।
अच्छा, मजीद अगर पॉइंट्स की बात करूं तो 6 पॉइंट, अंडरगो फटीग, ये थक जाते हैं लैक्टिक एसिड बनने की वजह से। अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है तो लैक्टिक एसिड बनता है और ये थक जाते हैं। और अगर कार्डियक मसल्स के बारे में बात करूं तो दे डू नॉट फटीग, क्योंकि ये प्रेफरेबली क्या होता है, लिपिड्स को मेटाबोलाइज करते हैं। लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, फटीगनेस नहीं होती। 60% जो है, मैंने कहा प्रेफरेबली लिपिड्स को मेटाबोलाइज करते हैं, तो यानी कि 60% की एनर्जी लेते हैं। किससे? 60% एनर्जी लेते हैं आपके पास भी लिपिड्स। और विस्ट्रल मसल्स के बारे में बात करूं तो दे डू नॉट फटीग, ठीक है, इनमें थकावट नहीं होती। चलें, एक बात याद रखिएगा कि तीनों तरह के मसल्स में मायोफिब्रिल्स यानी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, तीनों तरह के मसल्स। बात समझते हैं, शायद विस्ट्रल मसल्स अनस्ट्राइटेड हैं, उसके अंदर जो है वो एक्टिन मायोसिन नहीं होते। मैं आपको अगली स्लाइड पे बना के बताऊंगा इंशाल्लाह, आपको क्या कहते हैं कि उसमें भी एक्टिन और मायोसिन होते हैं। 1 से 2 मिनट दे रहा हूँ, आप उसको नोट करना चाहते हैं करने डिफरेंस को, कंपैरिजन को, या आपको पता होना चाहिए। अगली स्लाइड पे मैं आपको इन्हीं के बारे में और कुछ बताऊंगा मजीद, जो सवाल आपके जहन में आ रहे हैं, आपके जहन में आ रहे हैं, वो सेंटर कैरेक्टर डिस्क क्या होती है, तो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। चलें, इसके बाद आइए फर्दर, छोटी छोटी एक्सप्लेनेशंस आपको दे रहा हूं, जरा देखिएगा। जो मैंने आपको पीछे लिख के बताया है उसकी थोड़ी आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखें, कार्डियक मसल्स में ब्रांचेस ऐसे निकली हुई होती हैं।
और ये जो ब्लैक से नजर आ रहा है, दिस इज इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, दिस इज इंटरकैलेटेड डिस्क। ओके, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है, क्योंकि हार्ट के अंदर एक पेसिंग होती है, पूरा हार्ट एक साथ बीटिंग नहीं करता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैसेज कंडक्शन होती है। इंशाल्लाह आप एमबीबीएस के अंदर आएंगे तो उसकी फिजियोलॉजी को आप इतनी माइन्यूट डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको हैरानी होगी। ठीक है, यहाँ दरमियान में ये न्यूक्लियस मौजूद है, 1 या 2 न्यूक्लियस आपको मिले। चले इसके बाद आइए फर्दर विसरल मसल्स के बारे में अगर बात करूं आपसे, विसरल या स्मूथ मसल्स, विसरल या स्मूथ मसल जो है, विसरास कहते हैं हॉलो ऑर्गन्स को। हॉलो ऑर्गन्स इसके बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पूरा जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, ये विसरल मसल्स का बना हुआ है। अंदर से देखें ये हॉलो। गॉल ब्लैडर है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है, लंग्स हैं, ये सब आपके पास विसरल मसल्स के बने। आपकी आर्टरीज और वेन्स हैं, ये देखिए ये आर्टरी है। अगर आप इसकी ट्यूनिका मीडिया की तरफ देखें तो आपको स्पिंडल शेप सेल्स नजर आए। वेन्स की बात करें तो वेन्स में भी आपको जो ट्यूनिका मीडिया मिलती है उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, उसके अंदर आपको विसरल मसल्स मिलेंगे। ठीक है, इन एडिशन टू ऑल दैट, ठीक है, इन एडिशन टू ऑल दैट, दिस इज इरेक्टर पाइलाई मसल। ठीक है, ये आपके पास इरेक्टर पाइलाई मसल है। ये इरेक्टर पाइलाई मसल है, ये भी आपके पास स्मूथ मसल। इसी तरह आपकी जो आई है उसका जो आइरिस है, ठीक है, इसका जो आइरिस है उसमें भी आपको स्मूथ मसल्स मिलेंगे। This also has what? This also has smooth muscles. ठीक है, This also has smooth muscles. और इवन देखें आप, हार्ट है ना, तो हार्ट का जो एओर्टा है, ठीक है, दिस इज एओर्टा, तो उसके अंदर भी आपको क्या मिलेंगे, इसके अंदर भी आपको स्मूथ मसल्स मिलेंगे। ठीक है, इन सब जगहों पे आपको स्मूथ मसल्स मिलेंगे। ओके, स्केलेटल मसल्स वहां मिलेंगे जहां पे स्केलेटन, ठीक है, स्केलेटन मसल्स वहां पे होंगे जहां पे आपके पास जो है स्केलेटन मौजूद होगा, वहां पे आपको स्केलेटल मसल्स मिलेंगे। ये देखिए, जहां स्केलेटन होगा वहां पे आपके पास स्केलेटल मसल्स उसके साथ जुड़े हुए कॉन्टेक्ट में। चलें इसके बाद आइए फर्दर, ये विसरल या स्मूथ मसल, जो कार्डियक मसल, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके कंट्रोल में होते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इनवॉलंटरी एक्शन। और मैंने आपको अभी जो पीछे बात बताई है, मैंने आपसे कहा कि इसका एक विसरल मसल सेल जो है इसकी शेप स्पिंडल शेप है,
तो देखें इसके दरमियान में आपको क्या मिलेगा, इसके दरमियान में आपको ये मायोसिन फिलामेंट मिलेगा और इसके कोने में इस जगह पे इस तरह से आपको ये एक्टिन फिलामेंट्स मिलेगा। ठीक है, ये एक्टिन है और ये मायोसिन। तो मायोफिब्रिल्स तो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये मायोफिब्रिल्स तो आपको यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन जो अरेंजमेंट है, जो क्रॉस स्ट्राइएशंस देखना, याद रखिए कि हम स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस स्ट्राइएशन। वो क्रॉस स्ट्राइएशन आपको स्केलेटल और कार्डियक के अंदर ही मिलती है। ठीक है, तो वो इसलिए स्ट्राइटेड कहलाती है। चलें, ये मैंने आपको मसल्स का कंपैरिजन बता दिया, स्केलेटल, कार्डियक और विस्टरल मसल्स का। इसके बाद आ जाए बोन के बारे में। बोन और कार्टिलेज के बारे में आपको थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूं। देखिए, बोन में आपको क्या मिलेंगे, बोन में आपको सेल्स मिलेंगे और बोन में आपको मैट्रिक्स मिलेगा। इसी तरह कार्टिलेज में आपको सेल्स मिलेंगे और कार्टिलेज के अंदर आपको मैट्रिक्स मिलेगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसलिए आपको जो है वो मैट्रिक्स जो है वो जरूर मिलेगा। बोन में सेल्स कौन कौन से हैं? ऑस्टियोब्लास्ट हैं और ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट हैं और ऑस्टियोक्लास्ट हैं। और मैट्रिक्स जो है इसके अंदर आपको जो है ऑर्गेनिक पार्ट मिलेगा और आपको मिलेगा इनऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट में आपको कोलेजन मिलेगा और इनऑर्गेनिक पार्ट में आपको कैल्शियम फॉस्फेट मिलेगा। ठीक है, ब्लू से जो बना रहा हूं ये कोलेजन है और इस मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन मौजूद है। ये जो ब्लू कलर से बना रहा हूँ ये मैट्रिक्स का हिस्सा है और ये कोलेजन प्रोटीन है। इसको बनाया किसने? इसको बनाया आपके पास इस ऑस्टियोब्लास्ट ने। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है? ऑस्टियोब्लास्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ बोनी मैट्रिक्स और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? जब जिस्म में कैल्शियम की कमी हो गई तो हड्डियां अपना कैल्शियम देती हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि ये जो दरमियान वाली जगह है इसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मैट्रिक्स मौजूद है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट का काम है डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोनी मैट्रिक्स। ठीक है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोनी मैट्रिक्स। बोन कॉपी करें फिर मैं आपको बता देता हूँ, कार्टिलेज बता देता हूँ। ऑस्टियोब्लास्ट का फंक्शन याद रखें। ठीक है, बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। उसकी भी खास बात यह है कि सेल्स मैट्रिक्स में मौजूद है, उसका मैट्रिक्स प्लाज्मा कहलाता है। बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के सेल जो है वो मैट्रिक्स में मौजूद है। ठीक है,
तो इसीलिए दोनों कार्टिलेज, बोन और ब्लड ये सब कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स में आते हैं। ठीक है, कार्टिलेज की तरफ आ जाएं। कार्टिलेज के सेल्स हैं, एक ही तरह के सेल्स होते हैं इसके अंदर, बस कॉन्ड्रोब्लास्ट। और मैट्रिक्स में आपके पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट दोनों मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक पार्ट में आपके पास कोलेजन, इलास्टिन और हाइलुरोनिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड मौजूद होता है। कोलेजन प्रोटीन है, इलास्टिन प्रोटीन है और हाइलुरोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर, उनके कार्टिलेज सॉफ्ट होती है। कार्टिलेज की सॉफ्टनेस इसी वजह से है अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप हाइलुरोनिक एसिड जो है इधर से रिपीट कर सकते हैं प्लीज? जी बेटा, हाइलुरोनिक एसिड, अगर आप सब लोग अपनी नेक को हाथ लगाएं, हाथ से पीछे से नहीं, फ्रंट साइड को अगर हाथ लगाएं तो आपका हाथ रिंग्स को टच करेगा ट्रैकिया के। ये हाइलाइन कार्टिलेज कहलाता है। और अगर आप अपनी नोज को टच करें तो नोज में भी कार्टिलेज मौजूद है। अपने कान को हाथ लगाएं तो वहां भी कार्टिलेज मौजूद है। तो मुख्तलिफ किस्म की कार्टिलेज होती हैं, कुछ इलास्टिक कार्टिलेज होती हैं, कोई हाइलाइन कार्टिलेज होती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो है मैट्रिक्स में क्या चीज मौजूद है। ठीक है, डिपेंड करता है कि उसके मैट्रिक्स में एक्चुअली मौजूद क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने इनऑर्गेनिक के सामने लिखा है वो समझ नहीं आ रहा। एब्सेंट, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मैंने कहा है कि कार्टिलेज के जो मैट्रिक्स है उसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं होते, ऑलमोस्ट नन। ठीक है, जीरो तो कभी भी नहीं कह सकता। क्यों? जीरो तो मुमकिन ही नहीं है कि ये जीरो। बोन से कंपेयर करें, ओके सर। मैं एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ऊपर आपके सामने बोन मौजूद है। इसका जो मैट्रिक्स होता है ना, इसमें आप समझ लें कैल्शियम फॉस्फेट भरा हुआ होता है। आप अक्सर एडवर्टाइज में सुनते हैं कि हड्डियां मजबूत होती हैं मिल्क इनटेक अपना बढ़ाने से, और अगर विटामिन डी मौजूद हो तो इससे और स्ट्रेंथ मिलती है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में आसानी होती है। ये सारी बातें हड्डियों के लिए। अगर जिस दिन उन्होंने एडवर्टाइज में ये देना शुरू कर दिया ना
कि दूध ज्यादा पियो ताकि तुम्हारी कार्टिलेज मजबूत हो, तो इससे बड़ा झूठ नहीं है। क्यों? कार्टिलेजेस जो होती है ना, उनमें इनऑर्गेनिक पार्ट नहीं होता, दूध में से तो कैल्शियम ही जाएगा ना हड्डियों में। कार्टिलेज जो होती है वो सॉफ्ट होती है, उनकी सॉफ्टनेस की वजह ही उनके मैट्रिक्स में जो कोलेजन, इलास्टिन और हाइलुरोनिक एसिड मौजूद होते हैं ये। और मैंने बेटा पीछे अभी आपको बताया कि हाइलुरोनिक एसिड जो होता है ये एक पॉलीसेक्राइड है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड कहलाता है, ठीक है, जो कि कार्टिलेज में मौजूद होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहना सोच रहे होंगे सर बोन में भी कोलेजन है, यहाँ भी कार्टिलेज में भी कोलेजन है। हमारे जिस्म में कम से कम 11 किस्म के कोलेजन होते हैं। बोन और कार्टिलेज दोनों के अंदर अलग अलग किस्म के कोलेजन मौजूद होते हैं। कोलेजन क्या होता है, बात लोगों को हो सकता है ये भी नहीं पता हो कोलेजन क्या होता है। कोलेजन एक प्रोटीन होता है, ठीक है, कोलेजन जो है वो एक प्रोटीन होता है। तो दोबारा से सुन लें एक बार, बोन के अंदर दो तरह के सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। कार्टिलेज में बेटा सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स मौजूद हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी का मैट्रिक्स बना, बोन का मैट्रिक्स बनाती है, और जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स बनेगा वो बनाएगा कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है। जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स बनाएगा वो बनाएगा कॉन्ड्रोब्लास्ट। यानी कि ये जो कोलेजन, इलास्टिन और हाइलुरोनिक एसिड है, कोलेजन, इलास्टिन और हाइलुरोनिक एसिड है, ये आपके पास जो है, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाते हैं, ठीक है। कार्टिलेज सॉफ्ट होती है और बोन जो है वो हार्ड होती है। बोन की हार्डनेस की वजह, गौर से सुनने, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ ब्लू से, उसके अंदर जो इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स है ये देखिए, ये बोन में मौजूद है। और कार्टिलेज में मैंने मैट्रिक्स इनऑर्गेनिक में लिखा है एब्सेंट, ऑलमोस्ट एब्सेंट, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में नहीं, इसीलिए इसकी सॉफ्टनेस बरकरार है। अपने कान को जरा मरोड़े चढ़ोड़े तो ये आपका कान मुड़ जाएगा। अपनी नोज को जरा इधर उधर करके देखें तो इसकी सॉफ्टनेस जो है वो कार्टिलेज की वजह से, ठीक है। 1 से 2 मिनट दे रहा हूं कि आपने जो स्क्रीन पे देखा है कि आप उसको अगर सेव करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, बना लें। 1 से 2 मिनट दे रहा हूँ, उम्मीद है कि वो तो अपने मेरे साथ ही बना रहे होंगे आप। और ये जो मैंने आपको कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज बना के बताई ना, इंशाल्लाह जब आप एमबीबीएस में जाएंगे तो पहले ही साल में आप ये दोबारा बनाएंगे। और जिस तरह मैंने बनाई है छोटा सा इस तरह से स्क्वायर करके ना, वैसे ही बनाएंगे। वहां पे हिस्टो पेंसिल आती है पिंक कलर की, तो पिंक कलर की पेंसिल, हिस्टो पेंसिल की मदद से आप ये बोन और कार्टिलेज बनाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये आपने बोन में ऑस्टियोब्लास्ट के नीचे है। ऑस्टियोब्लास्ट के नीचे क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ बोनी मैट्रिक्स पे नीचे लिखा है ऑस्टियोक्लास्ट, और ऑस्टियोक्लास्ट का काम लिखा है डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोनी मैट्रिक्स। थैंक यू। हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं उनकी हड्डियां अगर कमजोर होती हैं, खुदा न खास्ता अगर टूट जाती हैं, तो उसकी असल वजह ऑस्टियोक्लास्ट की ज्यादा एक्टिविटी होती है कि वो क्या करते हैं, वो हड्डियों का कैल्शियम ब्लड में फेंक रहे होते हैं, और ये काम कौन से सेल्स करते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट करते हैं। चलें, इसके बाद आइए फर्दर। ठीक है, हमारी जितनी भी हड्डियों के एंड्स हैं वो किसके बने हुए होते हैं? वो कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। हमारी हड्डियों के जितने भी एंड्स हैं वो किसके बने हुए हैं? वो कार्टिलेज के बने। मुझे असल में इन दोनों को कंपैरिजन कराना था, तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ बेटा बना दिया। हमारी बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं, उन हड्डियों के जितने भी एंड्स हैं, all they are what? All they are cartilaginous। ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे कार्टिलेजिनस एंड्स। चलें, इसके बाद आइए फर्दर। बोन और कार्टिलेज में मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया। ये देखें, ये बोन के जितने एंड्स हैं ना, ये कार्टिलेज के बेटा बने हुए, क्योंकि यहाँ पे रगड़ लगती है ना, तो फ्रिक्शन कम करने के लिए हमारे बोन के जो एंड्स हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए, ताकि मूवमेंट आसानी से हो सके। खासतौर पे जहां जहां मूवमेंट होती है वहां पे लाजमी आपके पास बोनी एंड्स हैं वो कार्टिलेज के बने होते हैं। चलें, इसके बाद आइए फर्दर। नेक्स्ट आपसे बात करूंगा ज्वाइंट के बारे में। आपसे बात करूं, ज्वाइंट को डिफाइन करते हैं साइट वेयर 2 or more बोन्स यूनाइट टुगेदर। ठीक है, वो जगह जहां पे दो या दो से ज्यादा हड्डियां आपस में मिलती हैं उसको कहते हैं हम ज्वाइंट। ज्वाइंट्स की टाइप्स हैं मूवेबल ज्वाइंट्स, पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स और इमूवेबल। पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स और इमूवेबल ज्वाइंट्स। सबसे पहले आइए मूवेबल ज्वाइंट्स के बारे में बात करूं। ठीक है, ज्वाइंट एट विच फ्री मूवमेंट इज पॉसिबल। फ्री मूवमेंट इज पॉसिबल। ऐसे ज्वाइंट जिसपे फ्री मूवमेंट मुमकिन है उसको हम मूवेबल ज्वाइंट्स या फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स का नाम देते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के बारे में।
ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। In this ball-like head of a bone fits into the socket of another bone. ठीक है, बॉल लाइक हेड जो है वो सॉकेट ऑफ अनदर जो है एडजस्ट होता है। ये देखिए, ये आपके पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल में आता है। Here this is the glenoid cavity and this is humerus. ठीक है, ह्यूमरस का हेड जो है, ह्यूमरस का जो हेड है, इसकी जो बॉल है इस ग्लिनोइड कैविटी के अंदर एडजस्टेड है। दिस इज द शोल्डर जॉइंट। इसके बाद आ जाइए हिप जॉइंट के बारे में अगर बात करूं तो हिप जॉइंट के अंदर ये देखें, ये कैविटी कहलाती है एसिटेब्यूलम। एसिटेब्यूलम जो है इसके अंदर फीमर एडजस्टेड है। ठीक है, ये हिप बोन है और इसके अंदर फीमर जो है वो एडजस्टेड। ठीक है, इसके अंदर फीमर जो है वो एडजस्टेड है। एसिटाफीमर का हेड एसिटाब्यूलम की कैविटी में एडजस्टेड। दिस इज अ टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ये आपके पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये उसकी टाइप। असल जो बात आपने याद रखनी है, आप इसको अगर नोट करना कर रहे हैं तो नोट कर लें, फिर मैं आगे बात करता हूं आपसे। देखें, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे जो है मूवमेंट इज पॉसिबल एट ऑल द प्लेन्स। मूवमेंट इज पॉसिबल एट ऑल द प्लेन्स, all the planes all types of movements are possible. All types of movements are possible. यानी फ्लेक्शन हो सकती है, एक्सटेंशन हो सकती है, मीडियल रोटेशन हो सकती है,
लेटरल रोटेशन हो सकती है, ठीक है, एबडक्शन हो सकती है, एडक्शन हो सकती है, और क्या हो सकती है, सर्कमडक्शन हो सकती है। एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, सारी किस्म की मूवमेंट हो सकती है। अगर मैं ऑन कैंपस क्लास ले रहा होता तो मैं आपको बताता फ्लेक्शन किसे कहते हैं। देखिए, जब आप चल रहे होते हैं, आपका हाथ आगे गया तो ये फ्लेक्शन, फ्लेक्शन एट शोल्डर जॉइंट है, और जो आपका हाथ पीछे गया है चलने के दौरान, वो कहलाएगा एक्सटेंशन एट शोल्डर जॉइंट। अगर आप खड़े हुए हैं बिल्कुल, दोनों हाथ बिल्कुल करीब करके अपने जिस्म से, अगर आप हाथ बाहर की तरफ मूव करते हैं तो ये एबडक्शन है, और हाथ आप जिस्म के करीब लेकर आते हैं ये देखिए, जब आप हाथ करीब लेके आते हैं तो ये होता है एडक्शन। बाहर मूव करते हैं तो वो एबडक्शन, करीब करते हैं तो वह है एडक्शन। ठीक है, और मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन भी मुमकिन है, ठीक है। और अगर आपका हाथ जो है, फर्ज करें आपका हाथ है, तो अगर ये 36 डिग्री पे आप घुमाएं तो ये जो शोल्डर जॉइंट है इस पे इसकी मूवमेंट होगी, इस पे ये घूमेगा, तो शोल्डर जॉइंट पे जब इसकी मूवमेंट हो रही है तो ये कहलाएगा सर्कमडक्शन। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, दिस इज टर्म्ड एज सर्कमडक्शन। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज सर्कमडक्शन। ओके, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, सर्कमडक्शन, सारी मूवमेंट जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पे मुमकिन है। ठीक है, ये सारी मूवमेंट जो है ये इन दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पे मुमकिन। तो शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट जो है ये आपके पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक बात देखें, मैं आपको बता दूं कि जब आपके टॉपिक्स इन्होंने कम किए ना, तकरीबन 13 से 15 चैप्टर्स आपके पास है, आप समझ लें कि अब उन चैप्टर्स में से आपसे पूछा बहुत कुछ जाएगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके पूछा जाएगा, वरना तो पेपर देखिए बनेगा कैसे। या तो आप पेपर इतना हलवा बना दें कि हर कोई उसको फुल मार्क्स लेकर आ रहा हो, ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं शुरू में कि वेरिएशन इन जीन वाला जो टॉपिक है, यानी कि पेडिग्री वगैरह है, उसके भी पूछने के चांसेस जो है वो बढ़ गए बहुत ज्यादा। लास्ट ईयर का पेपर मैंने उस दिन जो दिखाया था, या आपको भी वेबसाइट पे मिल गया होगा लास्ट ईयर का पेपर, तो वो पेपर बज़ाहिर जिस तरह सिंपल बनाया है, याद रखें 2009 में जब एनटीएस ने पहली बार पेपर लिया था तो वो भी उन्होंने इसी तरह सिंपल बनाया था, कोई डायग्राम नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल पेपर बनाया था। फिर उससे अगले साल कुछ डायग्राम्स दी, फिर कुछ डायग्राम्स और मजीद बढ़ाई, फिर ए लेवल्स वाले सवाल देने के जो ए लेवल्स के पेपर्स में आते हैं एज इट इज पूरे पूरे क्वेश्चन उठा के देने लगे। तो नथिंग इज एंड ऑफ वर्ल्ड। आपके पास लास्ट ईयर जैसा हुआ है कि बिल्कुल उन्होंने क्वेश्चनिंग की है, वो अपने उस पैटर्न से हट भी सकते हैं, ठीक है, और ताकि वो कम से कम पेपर तो बना सकें जब उनका टॉपिक्स कम है ना, याद रखिएगा। और नीचे उन्होंने देखें डिस्क्रिप्शन में टॉपिक्स को भी बहुत ही लिमिट कर दी, यानी कि आप ये बताएं सपोर्ट एंड मूवमेंट में जब आपने बॉटनी बिल्कुल ही जीरो कर दी, कि बॉटनी में आपने सेकेंडरी ग्रोथ ही हटा दिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं रखा उसके अंदर,
तो मुझे बताएं पूछेंगे क्या फिर? ठीक है, तो चीजें जो वो बहुत ही ज्यादा लिमिट कर दी उन्होंने। डिसऑर्डर्स में आपने इतना लिमिट कर दिया कि सिर्फ एक गाउट है और वो है आर्थराइटिस। दोनों ही आर्थराइटिस की टाइप्स हैं। गाउट भी आपके पास एक्चुअली आर्थराइटिस ही है, इतना उन्होंने लिमिट कर दिया। चलें, ये हो गई बात आपसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। इसके बाद आइए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बाद आइए आपसे बात करूं हिंज जॉइंट के बारे में। Going to tell you about hinge joint. In this, movement is possible at one plane only. इसमें मूवमेंट मुमकिन है सिर्फ एक ही प्लेन पे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, इंटरफेलेंजियल जॉइंट। एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट और इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ये आपके पास एल्बो जॉइंट है, इसमें ह्यूमरस मौजूद है, अल्ना मौजूद है और रेडियस मौजूद है। ये रेडियस जो है ये अल्ना से इस लिगामेंट के जरिए लिंक्ड होती है। ठीक है, इस लिगामेंट के जरिए जो है वो लिंक्ड होती है, मुंसलिक होती है। अब इस पे मूवमेंट पॉसिबल है सिर्फ एक ही प्लेन। ये देखिए, जिस तरह दरवाजा जो है ना घर का, वो हिंज जॉइंट की बेस्ट एग्जाम्पल। सिर्फ एक ही प्लेन पे मूव करता है बस, अंदर या बाहर, बस एक ही प्लेन पे मूवमेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट जो पॉसिबल है वो एक ही प्लेन पे मूवमेंट मुमकिन है। और यहाँ पे जो मूवमेंट है आपके पास, द वन इज फ्लेक्शन एंड द अदर इज एक्सटेंशन। ठीक है, एक फ्लेक्शन और एक एक्सटेंशन। करें, नोट करें इसको, फिर मैं नी जॉइंट आपको बना के बताता हूँ।
चलो इसके बाद आइए नी ज्वाइंट देख लें। नी ज्वाइंट, नी ज्वाइंट में देखें ये फीमर मौजूद है, इसके नीचे ये टिबिया मौजूद है और ये साइड में मौजूद है फिब्यूला। ठीक है, दिस इज फीमर, दिस इज टिबिया एंड दिस इज फिब्यूला। ठीक है, फीमर, टिबिया एंड फिब्यूला। ओके, दिस इज नी जॉइंट एंड मूवमेंट इज पॉसिबल एट 110। यहाँ पे कोई भी लिगामेंट वगैरह सच मौजूद नहीं होता और यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है सिर्फ एक ही प्लेन। अच्छा, मजीद आ जाइए फर्दर। मूवेबल जॉइंट्स में एक मैंने आपको बॉल एंड सॉकेट बता दिया, एक मैंने आपको हिंज जॉइंट बता दिया। नेक्स्ट जो टाइप आपको बताने जा रहा हूं आपके पास है पिवट जॉइंट। And this bone moves in a ring of ligament or कार्टिलेज। इसमें बोन मूव करती है रिंग ऑफ लिगामेंट और कार्टिलेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एटलांटोएक्सियल जॉइंट, एटलांटोएक्सियल जॉइंट और रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, एटलांटोएक्सियल जॉइंट, एटलांटोएक्सियल जॉइंट होती है बिटवीन एक्सिस एंड एटलस। वर्टिब्रा। एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये आपको नजर नहीं आ रहा, ये इसके अंदर होता है, इसलिए मैंने आपको बना के दिखाया है। ठीक है, आपसे कोई बोले कि बगैर मुंह से बोलो, मना करके बताओ, तो आप गर्दन दाएं और बाएं हिलाएंगे। जिस वक्त आप दाएं और बाएं अपनी गर्दन हिला रहे हैं तो दरअसल एटलांटोएक्सियल जॉइंट जो है उस पे मूवमेंट मुमकिन हो रही है। ठीक है, जिस वक्त आप गर्दन को दाएं और बाएं हिला रहे हैं तो उस वक्त दरअसल आपके एटलांटोएक्सियल जॉइंट पे मूवमेंट मुमकिन हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर रिंग ऑफ कार्टिलेज मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर जो है
रिंग ऑफ कार्टिलेज मौजूद है जिसके अंदर जो है ये एटलस वर्टिब्रा जो है वो मूव कर, ठीक है। दूसरी एग्जांपल है आपके पास पिवट जॉइंट की, ये देखें, ये आपके पास है अल्ना और ये मौजूद है रेडियस। यहाँ पे आपके पास ये मौजूद है रिंग ऑफ लिगामेंट। हियर इज रिंग ऑफ लिगामेंट। जिस वक्त आप पेन पकड़ के या पेंसिल पकड़ के कुछ लिखना शुरू करते हैं ना, तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान ये जो रेडियस है ये अल्ना के अंदर थोड़ी सी घूमती है, ठीक है, थोड़ी सी रोटेट करती है। समझ लें कि ये इस लिगामेंट की मदद से रेडियस की जो गर्दन है वो फंसी हुई अल्ना के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लें आप, दो तरह के जॉइंट्स दरअसल शो हो रहे हैं। एक तो आपके पास ये वाला जो जॉइंट है ये हिंज है, और ये वाला जो जॉइंट है, मैं इसको येलो से सर्कल कर रहा हूं, ये वाला जो जॉइंट है ये पिवट जॉइंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड पिवट जॉइंट। Okay, so when a bone moves in a ring of ligament or cartilage, joint is said to be pivot joint. बना लें, इसको नोट कर लें। सर कार्पल वाले सॉरी कार्पल वाली बोन्स और जो टार्जर वाली बोन्स है, ये कौन सी जॉइंट की एग्जांपल है? देखिए, आप कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट्स की बात कर रही होंगे, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की बात कर रही होंगी, तो वो आपके पास जॉइंट्स पार्शियली मूवेबल के अंदर आते हैं, ठीक है, पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स के अंदर आते हैं अगर आप कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की बात करें। टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट्स की बात करें जो पैरों में होते हैं, तो वो भी पार्शियली मूवेबल है। और जितने भी इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हैं, चाहे हाथों के या पैर के हैं, वो सब आपके पास इन जॉइंट के अंदर आते हैं। आपके कोर्स में इन्होंने सारे के सारे जॉइंट्स की टाइप्स नहीं दी हुई, ठीक है, बाइकॉन्डाइलर वैरायटी वो नहीं दिया हुआ, तो जॉइंट्स की टाइप्स आपके कोर्स में बड़ी लिमिटेड दी है उन्होंने। और जो आपका रिस्ट जॉइंट है, अभी हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग जॉइंट। तो आपका जो रिस्ट और एंकल जॉइंट है वो आपके पास है स्लाइडिंग जॉइंट। इंटरवर्टिब्रल जॉइंट में आपको कुछ जॉइंट्स ग्लाइडिंग मिलेंगे, कुछ स्लाइडिंग मिलेंगे। जो ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान होते हैं वो ग्लाइडिंग है, और जो बॉडी के दरमियान होते हैं वो स्लाइडिंग होते हैं। आप सवालात बेटा पूछ सकते हैं, कोई बात आपने पूछनी है, ठीक है। जॉइंट्स की टाइप्स अभी कंटिन्यूड है, मैंने अभी इसके बाद ग्लाइडिंग बताना है, स्लाइडिंग बताना है मूवेबल जॉइंट्स में, तो फिर ये मूवेबल जॉइंट्स की, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की टाइप खत्म हो जाएंगे, फिर आएगी पार्शियली मूवेबल की और फिर आएगी इमूवेबल की। और मैं आपको एक छोटी सी बात ये भी बता दूं, देखिए नी जॉइंट आपकी किताब में आपके लेवल पे बताया है कि भाई ये हिंज जॉइंट, आप अगर एमबीबीएस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि बाइकॉन्डाइलर वैरायटी होगी, इसके अंदर लॉकिंग होती है। तो जो भी चीज बताई जा रही है वो आपको आपकी किताब के लिहाज से बताई जा रही है, ठीक है, ताकि आप गलत करके ना आए, क्योंकि आपके पेपर आपकी किताब के लिहाज से चेक हो।
ये जो एटलांटो एक्सियल जॉइंट है इसके अंदर ये रिंग ऑफ कार्टिलेज मौजूद है, और ये जो पिवट जॉइंट है इसके अंदर रिंग ऑफ लिगामेंट मौजूद है। चलें, कोई सवाल करना है तो पूछ लें। आपका जो ट्यूसडे वाला टेस्ट है उसके अंदर बेटा ये वाला चैप्टर आएगा आपका, ठीक है, सपोर्ट एंड मूवमेंट का। और पढ़ के आइए, सही से पढ़ के आइए। बज़ाहिर बहुत सारी चीजें हमें बहुत सिंपलर नजर आ रही होती हैं, लेकिन और अभी आपका जब पीएमसी का सिलेबस आ गया है तो आपको उसी तक कन्फाइन रहना है, ठीक है। आपने उसी तक इंशाल्लाह कन्फाइन रहना है कि ये टॉपिक्स आप कर लें। लेकिन एक बात याद रखिए, इसको सही से करिए। वो भी देने वाले भी जो है वो सियाने हैं, ठीक है, वो भी उन्होंने भी सर जो अभी हमारा टेस्ट हुआ है उसमें क्वेश्चन नंबर 28 समझा देंगे? आप पढ़ें। क्वेश्चन पेपर मेरा अभी सामने नहीं है इस वक्त। क्वेश्चन पढ़ें आप। मैं बस 2 मिनट। जी जी। अच्छा, आपने मुझे व्हाट्सएप कर दिया है। Which diagram represents a cell undergo metaphase 1 of meiosis? देखिए, मेटाफेज 1 में क्या होता है, टेट्राड्स अलाइन एट द इक्वेटर। अब टेट्राड्स आपको इक्वेटर पे कौन से उसमें नजर आ रहे हैं? देखें, ए वाला तो हो नहीं सकता, ठीक है, ए वाला हो नहीं सकता। और अब आपके पास जो बी वाला ऑप्शन है ना, उसमें देख लें कि टेट्राड्स आपको नजर आ रहे हैं मेटाफेज 1 के अंदर। और सी और डी ऑप्शन में तो कहीं भी आपको टेट्राड नजर नहीं आ रहे। डी में तो ऐसा है कि स्पिंडल फाइबर्स जो है वो कुछ हद तक खींच भी चुके हैं, ठीक है, तो नॉट पॉसिबल है। चले, आप हैं, कोई बात नहीं है, मेरी बात तो सुन रही है ना। आपको पूछना था क्या इसके अंदर? मेरे ख्याल से तो आप कायद में ही है ज़हरा शाह। तुंजीना, जी तुंजीना। सर मुझे क्वेश्चन नंबर 28 समझ नहीं आया। पढ़े जरा, क्वेश्चन नंबर 28 तो पढ़े ना सर। वो डायग्राम वाला है क्वेश्चन, उसमें डायग्राम बनी हुई है। उसमें डायग्राम है। सर ऐसे समझ नहीं आएगा। ज़हरा, अगर आप मेरी बात सुन रही हैं, अच्छा, इकरा फारूक, आप क्वेश्चन का कुछ थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो मुझे शायद याद आ जाए। ज़हरा शाह, एक मिनट। हाँ जी, ज़हरा शाह बोले। सर ये जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे सवाल भेजा ना, इसमें असल में मुझे मसला ये हुआ था कि ऐसी डायग्राम तो जाहिर सी बात है आपने हमें कुछ ऐसा बताया नहीं है पहले, लेकिन सी में भी तो मेरे ख्याल से हो सकता है। देखिए कुछ ऐसे ही इसी तरह की कोई चीज बनी हुई है, तो सी क्यों नहीं हो सकता? और अगर नहीं हो सकता तो सी में क्या हो रहा है, आप मुझे ये समझा दें। देखिए, होता ये है कि आपके पास
जब मेटाफेज शुरू होता है ना तो स्पिंडल फाइबर्स इधर उधर पड़े हुए क्रोमोसोम्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अगर आप कह रही हैं सी, तो मैं आपसे कहूंगा क्या कहते हैं कि आप मियोसिस का टॉपिक और अच्छी तरीके से पढ़ लें, आपको मियोसिस अभी सही नहीं आता। टेट्राड्स जो है वो इक्वेटर पे अलाइन होते हैं क्लियरली। आप ये देखें बी ऑप्शन में टेट्राड जो है वो इक्वेटर पे अलाइन हुए, वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हुए हैं। मुझे आप ये दिखा दें सी में कहाँ आपको टेट्राड नजर आ रहा है, बस इतना बता दूं। तो डायड्स मौजूद है। हाउ कैन पॉसिबल कि मेटाफेज वन में डायड्स मौजूद? मुमकिन नहीं। आपके पास टेट्राड्स मेटाफेज वन पे नहीं, इक्वेटर पे नहीं होंगे, तो हाउ कैन यू से दैट दिस इज मेटाफेज वन? अगर डायड्स होंगे तो वो मेटाफेज टू होगा या मियोसिस का मेटाफेज होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं पूछ रहा हूँ इकरा, आप मुझे तुंजीना आप क्या कह रही हैं? सवाल तो पढ़ने थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा ना सवाल कौन से। सर इसमें है सर flowering plant separate axis है, the diagram below is an outline of its life cycle including the sex chromosome of the adults। उसमें मेल है और फीमेल एक प्लांट है, इसमें प्लांट कंट्रीब्यूट करे अच्छा वो मेगास्पोर। ठीक है सर उसमें जो फर्स्ट मेल प्लांट जो माइक्रोस्पोर कंट्रीब्यूट करेगा उसमें क्या आएगा, एक्स वाई या सिर्फ वाई? जब उसमें मेल लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है कि मेल प्लांट जो है वो उसमें एक्स वाई शो करता है, फीमेल प्लांट एक्स एक्स शो करता है, तो जो मेल होगा उसके अंदर तो एक्स वाई होगा ना, वाई होगा उसके अंदर। जब वो गैमेट अपना कंट्रीब्यूट करेगा तो उसमें सिर्फ वाई होगा या फिर हाँ माइक्रोस्पोर में सिर्फ एक्स वाई होता है या सिर्फ वाई होता है? बेटा सिर्फ वाई होता है ना। जो आप सोचेंगे जो ह्यूमन जो मेल गैमीट्स होते हैं उनमें आप सोचेंगे ऑटोजोम्स के साथ सिर्फ 22 प्लस वाई होता है, और जो दूसरे गैमेट्स होते हैं उसमें 22 प्लस एक्स होता है ह्यूमंस के अंदर, और फीमेल्स में क्या होता है 22 प्लस एक्स होता है और 22 प्लस एक्स होता है तमाम गैमेट्स के अंदर। तो मेल्स के अंदर हाँ मैंने उसमें वाई लिखा है और एक्स लिखा है, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि जो मेगा माइक्रोस्पोर है वो एक्स वाई दे रहा है और मेगा स्पोर एक्स एक्स दे रहा है। चले मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है आप उससे परेशान ना हो, मैं आपको नेक्स्ट उसमें की रीचेक कर लेता हूँ। गैमेटोजेनेसिस है ना, गैमेटोजेनेसिस है तो वो आएगा वैसे भी चैप्टर 4 में, तो दैट्स व्हाई। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वो हर जगह आना चाहिए आपको, डोंट वरी। चलें बात करते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।